नमस्ते दोस्तों। हम एनटीपीसी के लिए जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है हमें किसकी उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है? श्रीगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा इसे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभों पर उकेरा था। अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। इसकी भाषा क्या संस्कृत है और शैली कौन सी? चंपू है। और इसमें कुल पंक्तियाँ कितनी हैं? 33 पंक्तियाँ हैं। हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन किससे संबंधित था? पुष्पभूति वंश से, चालुक्य वंश से, मौर्य वंश से या गुप्त वंश से? तो हर्षवर्धन इसका सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित था। सम्राट हर्षवर्धन उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्पभूति वंश शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। सम्राट हर्ष ने रत्नावली प्रदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की थी। कौन कौन से नाटक है? रत्नावली, प्रदर्शिका, नागानंद। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशन सेकंड की विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। कौन सा किसके बारे में वर्णन करता है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में, खारवेल के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, हर्ष के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ हर्ष के बारे में वर्णन करता है। हर्ष की विजय के बारे में वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था जो पुलकेशन सेकंड के शासनकाल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति कौन जैन कवि था? रवि कीर्ति शिलालेख पुलकेशन सेकंड की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। और ये शिलालेख कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया था? हेनसांग, फाहियान, इब्न बतूता या मार्को पोलो? इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर होगा हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग, चंद्रगुप्त सेकंड के फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता है, मोहम्मद गजनबी अलबरूनी आया था और मारवर्मन कुलशेखर के काल में मार्को पोलो आया था। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चरक, ब्रह्मगुप्त ने दिया था, बारामीर ने दिया था या आर्यभट्ट ने दिया था? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आनंद भट्ट थे, वल्लाल थे, जयचंद था या बाण भट्ट थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। तो उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की है हर्षवर्धन ने। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? निम्न में से कौन चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक है? वारामिहिर है, मोगलन्न है, विशाखदत्त है या ब्रह्मगुप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा वारामिहिर है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया है। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की शुरुआत की थी। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। तो सांची अभिलेख में उन्हें क्या देवराज कहा गया? सांची अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। वह गुप्त वंश का महान योद्धा, कुशल सेनापति। समुद्रगुप्त की विजय के कारण इतिहासकार
विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा। और किस पुस्तक में लिखा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य किसका नाम है? कुमारगुप्त सेकंड का नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम है, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम है, या रामगुप्त का नाम है? तो किसका नाम है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त सेकंड का नाम है, विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में कौन? फाहियान भारत आए थे। प्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की है, कालिदास की, इलांगो की है, सतनार की है? तो इसका सही उत्तर होगा या कालिदास की है। कालिदास 3री-4री शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक सुप्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम उर्वशी है, मालवी का अग्निमित्रम है। और उनके महाकाव्य कौन कौन से? रघुवंशम है और कुमार संभवम है। और खंडकाव्य मेघदूत है और ऋतुसंहार है। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियाँ लिखवाई है? और प्रशस्ति पे किन शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखवाई है? तो राजपूतों ने लिखवाई है, गुप्त वंश ने लिखवाई है, मुगल ने लिखवाई है, खिलजी वंश ने लिखवाई है। तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धि लिखवाई थी। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है। तो प्रशस्ति सबसे पहली कौन सी है? खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। तो इसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणावादक था? तो वीणावादक कौन था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, कुमारगुप्त थे, या चंद्रगुप्त प्रथम थे? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त थे। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी माना जाता है, गुप्त साम्राज्य 4थी शताब्दी माना जाता है, कुषाण साम्राज्य 1ली शताब्दी माना जाता है, चोल साम्राज्य माना जाता है। तो कौन से साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को, 4थी शताब्दी वाले को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक संस्था, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। और मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची, मथुरा इस काल की सुप्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर बारहमी ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो चंद्र कैलेंडर की शुरुआत किसने? बारहमी ने की थी। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान हेनसांग ने, फाहियान ने, आईचिंग ने, या सी क्यूस्की ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेनसांग ने। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त सेकंड थे, समुद्रगुप्त थे, श्रीगुप्त थे, या घटोत्कच थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? ब्रह्मगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, शूद्रक ने, या श्रीगुप्त ने? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा शैक्षणिक उत्कर्ष केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, अशोक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री का नाम क्या था? लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त या प्रभावती गुप्त? तो उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, हमें बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।